7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर के पहले टीवी जेके न्यूज़ टीवी पे सच क्या है विद जुनैद अंसारी प्रोग्राम लेकर मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लॉर्ड कुर्बान, इनका नाम जो है किसी से भी समझिए कि तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं, इनका नाम ही तारुफ़ है। जनाब लॉर्ड कुर्बान साहब, बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक मेंबर की हैसियत से आप कश्मीरी होने के तौर पे अपने आप को कैसे फिट इन करते हैं एक ऐसी डेमोक्रेसी में रहना कि जहाँ पर तहज़ीब, जहाँ पर सिविलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो प्रैक्टिस में हैं, और ऐसे ख़ित्ते से बिलोंग करना जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं? क्या रिलेट करते हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे यूके में रहते हुए तकरीबन 50 साल होने को हैं, और वहाँ पे जितनी सिविल लिबर्टीज़ हैं, जितने वहाँ आज़ादी है इजहार की, उसको उससे फ़ायदा उठाते हुए हम कश्मीर इशू पे हमारी जो कमिटमेंट है उसके मुताबिक पिछले 30-35 साल से कश्मीर इशू से मैं वाबस्ता हूँ। और जहाँ भी हम गए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रहे हैं, ट्रेड यूनियंस के अंदर रहे हैं, या अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुझे 6 साल हो गए हैं, कश्मीर इशू जो है उसको हाईलाइट करने का जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम ज़रूर उसको हाईलाइट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कश्मीरी हूँ पैदाशी तौर पे, और मेरी कमिटमेंट कश्मीर के साथ शुरू ही से रही है और अब भी है। एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन होने के नाते जहाँ मेरी फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रिटिश नेशन को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें मुझे कश्मीर इशू की तरफ लेकर जाती हैं। एक तो मेरे ओरिजिन्स, मेरा जो रूट्स हैं वो, और दूसरा मैं बुनियादी तौर पर एक इंसानी हकूक़ की का नंबरदार आदमी हूँ। दुनिया में जहाँ भी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी होती हैं उन पे मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ पार्लियामेंट के अंदर। और चूँकि कश्मीर के अंदर अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन राइट वायलेशन जो हैं वो ख़ास करके 1990 से बाद और अब तक जो हैं वो मुसलसल जारी हैं, और हम अपनी एक इखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस चीज़ को और भी जितने ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हैं उनके सामने इन चीज़ों को लाते हैं ताकि उनको भी अवेयरनेस हो, और उनको साथ मिला करके हम ये आवाज़ जो है ये बुलंद करते हैं। क्या बरतानिया, ग्रेट ब्रिटेन, जो कि इस कज़िया कश्मीर का मूजद है, बानी है कि जब रेड क्लिफ लाइन खींची गई, जब यहाँ पे पार्टीशन थ्योरी जो भी थी अप्लाई हुई, उस वक्त पाकिस्तान के इलाके जो कि पाकिस्तान में शामिल होने थे वो भारत को दे दिए गए और ऑक्युपाइड कश्मीर तक रास्ता फ्राहम किया गया? क्या मतलब बरतानिया भी अपनी ज़िम्मेदारी समझता है इखलाकी तौर पर, या मतलब उन लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं है? क्या कहते हैं? एक चीज़ हिस्टोरिकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बरतानिया जो है ये लेगेसी है पार्टीशन प्लान की, जो कश्मीर जो है वो अनरिजॉल्व रह गया। लेकिन एट द सेम टाइम इतने 70 साल तकरीबन अब गुज़र गए हैं, और इस 70 साल में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, जिनमें हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुकी है, न्यूक्लियर पावर भी है, और उस एतबार से दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के ज़्यादा करीब होती गई, और जो उसूल हैं उन पे हावी हो गए जो तजारती मफादात हैं। और मैं समझता हूँ कि वही एक वजह है जो बार बार हम बरतानवी हुकूमत को ये याद दिलाते हैं। एक तो हमारी हिस्टोरिक ज़िम्मेदारी है, दूसरा ये है कि ये इंसाफ का तकाजा ये है कि जो रायशुमारी का हक़ यूनाइटेड नेशन ने कश्मीरियों को दिया था, जिस पर हिंदुस्तान ने कमिटमेंट दी थी, उसको पूरी कराने के लिए बरतानिया अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। बरतानिया वो बरतानिया नहीं रहा है जो 1947 में था। वक्त के साथ साथ हमारी पॉलिसियाँ जो हैं वो इकोनॉमिकली लेड हो गई हैं, वो अब जो असूल की बात है वो पीछे हो गई है। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश हो जाएं। हम अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखे हुए हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको बार बार इसका यकीन दहानी रिमाइंड कराते हैं। मैं दोबारा सर आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरमा समीना खान साहिबा, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप इस डेलीगेशन के साथ यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, तो इसका आप आउटकम क्या देख रही हैं? क्या ये जितनी बातें कश्मीर के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से होती हैं, ये नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन ख़त्म हो जाती? बदकिस्मती से ऐसा ही होता है और मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा। लेकिन देखिए, हर चीज़ की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं ये समझती हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर हमें यहाँ पे बुलाया गया है बात करने के लिए, तो शायद सुनने के लिए कुछ कान तैयार भी हैं और ये वक्त है कि हम दुनिया में अब अपनी आवाज़ को आगे पहुँचाएँ। जो बात आप पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 सवाल आए, देखिए लॉर्ड कुर्बान हुए, लॉर्ड नज़ीर हैं, अफजल ख़ान हैं या अमजद बशीर हैं, MEP हैं या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उन्हें ब्रिटिश के वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने इलेक्ट किया और इसलिए कि वो उनके लिए काम करें, इसलिए नहीं किया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के काम ये लोग करें। ये तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये हमारा प्रेशर ग्रुप है, जो हम लोग पाकिस्तानी कश्मीरी वहाँ रहते हैं, जो हम इनके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, हम इन पर प्रेशर डालते हैं और ये हमारी बात को आगे पहुँचाते हैं, जो इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये इनकी ही जिम्मेदारी है कि इसको लेके आगे बढ़ें, तो ये नाइंसाफ़ी है। और ब्रिटेन जो कंट्री है वो अपनी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, अपनी पब्लिक के मुफाद के लिए काम करता है। अगर कश्मीर का सोल्यूशन उनकी ब्रिटिश पब्लिक के हक़ में होगा तो वो ज़रूर करेंगे, अगर नहीं होगा तो उनको क्या पड़ी है कि वो इस हवाले से काम करेंगे। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत आपकी जो है वो क्या काम कर रही है, वो क्या फ्रेमवर्क दे रही है, वो किस तरह की लॉबी कर रही है। बरतानिया में हम आपका जो हाई कमीशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है लॉबी करने में, जैसे कि इंडियन हाई कमीशन एक्टिव है। ये चीज़ें देखने वाली हैं, इस पर आप लोगों को गौर करना चाहिए और पाकिस्तानी हुकूमत पर प्रेशर डालना चाहिए कि इस हवाले से मज़ीद करें। वो तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर अमेरिका जो है वो रेड इंडियंस के हवाले से माजरत कर सकता है सेंचुरीज गुजरने के बाद, अगर जापान जो है वो माजरत कर सकता है, माजरत रिसीव कर सकता है अमेरिका से हिरोशिमा नागासाकी, तो क्या कश्मीर के हवाले से ये जो बरतानिया से एक मिस्टेक हुई कि पीसफुली भी ये चीज़ें हो सकती थीं, पीसफुली भी पार्टीशन प्लान पे अमल हो सकता था, लाखों लोग उस वक्त भी कश्मीर में शहीद हुए और अब तक 70 सालों के दौरान लाखों लोग मजीद शहीद हो चुके हैं, तो क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं इन पावरफुल नेशंस की? अब देखिए ना, इसमें तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है ये हमारे लॉर्ड साहब हैं, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस, उनको बताना चाहिए, बिकॉज ये पॉलिसी उनको बेहतर पता है। लेकिन बरतानिया की, मैंने जैसे पहले आपको बड़े खुले अल्फाज में कह दिया कि बरतानिया की पॉलिसी अपनी पब्लिक के मुफाद में होती है। हाँ, ऑफिशियली उन्होंने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अनऑफिशियली जब हमारी पार्लियामेंटेरियन से बात होती है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि जो हुआ गलत हुआ। लेकिन इसमें बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज थीरीज़ हैं और आपने अगर उनको पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये 47 में जो कुछ हुआ उसकी वजूहत बहुत सी बातें थी जो बनी, और वो सारा मलबा उन अगर थीरीज पे आप जाएं तो बरतानिया पे भी नहीं डलता। लेकिन ऑब्वियसली ये उन्हीं का कसूर है और ये वही पीछे छोड़ के गए हैं इस डिवाइड को, इसीलिए हम उन पर प्रेशर डालते हैं, इसीलिए वो हमारी बात भी सुनते हैं कि आप इसको हल करें, इसको सॉल्व करें। लेकिन एक तरफ एक मुल्क है जिसमें 21 या 22 करोड़ की आबादी है और दूसरी तरफ 120 करोड़ की आबादी है। बिजनेस इंटरेस्ट उनके वहाँ होंगे जहाँ आपके 21 या 22 करोड़ की आबादी है, या वहाँ होंगे जहाँ पे 120 करोड़ आबादी है। पाकिस्तान आबादी बढ़ाने की तरफ तवज्जो दे थोड़ी सी, नहीं, अपने वसाइल बढ़ाने की तरफ, फाइनेंशियली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करे, इकोनॉमिकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि दुनिया मजबूर हो जाए। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन अब इंडिया जा रहे हैं अपने बिजनेस वेंचर्स के लिए। ब्रेक्जिट के बाद जब बरतानिया निकल रहा है यूरोपियन यूनियन से, तो इंडिया की तरफ झुकाव है। क्यों? बिकॉज इकोनॉमिकली वाइब, हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं। एज अ जर्नलिस्ट आप से वन लाइनर लूँगा, 47 से पहले हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, 47 के बाद पाकिस्तान किसकी कॉलोनी है आजकल? आपके पॉलिटिशियंस की। क्यों जी, अमेरिका की कॉलोनी नहीं है पाकिस्तान आजकल? ये तो आप पाकिस्तान के अंदर रहने वाले बेहतर बता सकते हैं। मुझे तो 50 साल हो गए हैं यूके रहते हुए, लेकिन जैसा कि बाहर से दिखाई दे रहा है कि जब आप किसी के हुदार पे ज़िंदा रहेंगे तो यकीनन आपकी वफ़ादारियाँ भी उन्हीं के साथ होंगी। अमेरिकन कॉलोनी पाकिस्तान अब नहीं रहा, अमेरिका का आपकी तरफ ख़ास झुकाव अब नहीं है। आप देखें, अमेरिका भी डाइवर्ट हो गया टुवर्ड्स इंडिया। अब रशिया आपके करीब आ रहा है, अब चाइना आपके करीब आ रहा है।
अब सी पैक तो देखें, आपने पहले जो आपको सवाल का जवाब मिल गया कि इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग होते जाएंगे ना, तो ये खुद आपके पास आएंगे, और उसमें आपकी पॉलिटिशियंस की कॉलोनी है ये मुल्क कि वो इसको किस तरफ लेके जाते हैं, वो जिम्मेदार वो हैं। ऐड करूंगा वो यही था कि आपको अपने पाँव पर खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। ये मास्टर्स बदलने की ज़रूरत नहीं है कि पहले अमेरिका था तो आप दूसरे किसी को मास्टर बना लें। आपको अपने पाँव पे खड़ा होना है, खुददार नेशन बनना है, तभी जा कर के आप किसी के मास्टर बनने के बजाय अपने तौर पे खड़े हो सकेंगे। तो जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, हम अंग्रेज़ी कपड़े पहनते थे, अमेरिकन बने, अमेरिकन लहजे में अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दी, तो अब सीपैक के बाद हम चाइनीज़ बोलेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में अब अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बोलेंगे अब जिसका जो मुफाद जहाँ जाएगा वो वैसी ज़ुबान बोलेगा। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज पाकिस्तान को मिला है, और सी पैक के बाद पाकिस्तान, अभी पूरी दुनिया में इस चीज़ का चर्चा हो रहा है और दुनिया का इंटरेस्ट पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि विद इन कपल ऑफ ईयर्स आप देखिएगा कि पाकिस्तान एक डिफरेंट जगह पर खड़ा होगा। इस चीज़ की मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। आखिरी बात, लॉर्ड कुर्बान साहब, आपके इलाके के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग, पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरी आपको देख रहे हैं। मैं चूँकि रेडियो पाकिस्तान पे भी एक ऐसी जगह से प्रोग्राम्स करता हूँ कि जहाँ पे ऑक्युपाइड कश्मीर बराह रास्त आवाज़ जाती है और वहाँ से मैसेजेस फिर मुझे आते हैं, तो उन बहन भाइयों तक भी आपकी ये आवाज़ रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए भी पहुँचेगी। तो आप क्या कहते हैं उन तमाम बहन भाइयों को जो कि ह्यूमन राइट्स जिनके वायलेट हो रहे हैं? 15,000 से लोग जो हैं नौजवान जो हैं, उन्हें पैलेट गन जो जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल होती है, उन पर इस्तेमाल हुई है। आप क्या कहते हैं उन कश्मीरी बहन भाइयों को? मैं कश्मीरी भाई बहनों को ये कहूँगा कि आप पे जितना जुल्म हो रहा है उसमें हम आपके बराबर के दर्द के बराबर के शरीक हैं, और सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम पूरी दुनिया में आपके दुख दर्द जो है, आप पे होने वाला जो जुल्म है उसको उजागर कर रहे हैं। लेकिन आप अपने हौसले बुलंद रखिएगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा कि कश्मीरी आज़ादी का से सांस लेना शुरू करेंगे, उनको आज़ादी मिलेगी। मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। आप एज ए ह्यूमन एक्टिविस्ट ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ चेहरा सामने करके बात कीजिएगा। कश्मीरी बहन भाइयों को कोई मैसेज देना चाहें? बरतानिया से आपका ताल्लुक़, आप एक बड़ी जगह पे वेल प्लेस्ड हैं, उनको क्या पैगाम दें? मैं यही उनको पैगाम दूंगी कि आजकल जब लोहा गर्म है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस हवाले से काम करें, और अभी दुनिया की तवज्जो आपकी तरफ है, कश्मीरी इशू की तरफ है, स्पेशली जो कश्मीरी रह रहे हैं कश्मीर में। ये सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, पाकिस्तान में भी लोग बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये जो माइक और लोगो आप पकड़ के खड़े ना, इसका बहुत काम है। आप काम नहीं कर रहे अपना, आप हमसे पूछ रहे हैं, पॉलिटिशियन से पूछते हैं, लेकिन मीडिया अपना काम नहीं कर रहा अनफॉर्चुनेटली। आप अपना काम करें, कश्मीर इशू को बताएं दुनिया को क्या है, अपने लोगों को पहले बताएं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे भी लोगों को इसकी सीरियसनेस का, उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं है, और ये मीडिया का काम है कि इस वक्त सिचुएशन देखे, भांपे और लोगों को एजुकेट करे और दुनिया पर प्रेशर डाले। इंटरनेशनली प्रेशर मीडिया के थ्रू जा सकता है, क्योंकि आजकल ये मीडिया वर्ल्ड है। लॉर्ड कुर्बान साहब, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, नया इक़्तिदार है, मियां नवाज़ शरीफ साहब का शायद नया इक़्तिदार दोबारा उनका आने वाला है, 2018 का इलेक्शन जीतने की बातें वो कर रहे हैं। चलिए पॉलिटिकल बात मैं नहीं करता, अब दोनों तरफ अलाइंड गवर्नमेंट है, उधर भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, यहाँ भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, तो क्या अब अलाइनमेंट के साथ कश्मीर इशू पे ये बेहतर पैगाम दे सकते हैं अगर कश्मीरी एम्बेसडर्स को दुनिया में भेजें, गवर्नमेंट जो है इस हवाले से कोई बात करे? देखिए, अगरचे इस बार मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट इस्लामाबाद में और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट मुज़फ़्फ़राबाद में है, इससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मुज़फ़्फ़राबाद और इस्लामाबाद में रह चुकी हैं। हुकूमतें एक पार्टी की होने या दूसरी पार्टी के होने से कोई ज़्यादा फ़र्क हमने नहीं देखा है, और ना हम तवक्का रखते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो शख्सियात हैं, अगर काम करने का आपको यानी ज़िम्मेदारी समझें, तो वो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसी पार्टी की हुकूमत हो। मुज़फ़्फ़राबाद में भी जिस पार्टी की इस्लामाबाद में हुकूमत है, कश्मीरी जो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बाख्तियार हुकूमत होना चाहिए, और उन लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो समझना चाहिए। हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, उनको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, ये बेस कैंप है, बेस कैंप अनफॉर्चुनेटली बेहिस कैंप के तौर पर काम करता रहा है, इससे पहले उसको बेस कैंप का किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। जितनी भी बातें ये कह रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये हमारे अपने हैं, और अपने जो बात कहते हैं, अपनी कमज़ोरी जो उजागर करते हैं, उसमें सच्चाई होती है। ये ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पर ये तकाबली जायज़ा भी ले सकते हैं कि
तरक्की करने वाली कौमें और सक्सेसेस हासिल करने वाली कौमें क्या कर रही हैं और शिकस्त खुर्दा कौमों ने क्या क्या किया है। फैसला मुझ पर और आप पर है कि हमने फतह की तरफ जाना है या शिकस्त की तरफ। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?